नमस्कार, उत्तराखंड की खास खबरों में आप सबका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पल्लवी जम्वाल। तो आइए नजर डालते हैं आज की कुछ खास खबरों पर। मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सभी जिलाधिकारियों से कोविड वैक्सीनेशन की सभी आवश्यक तैयारियां समय पर सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने इसके लिए प्राथमिकताएं निर्धारित करते हुए वैक्सीनेशन सेंटरों के चीनीकरण एवं आवश्यक उपकरणों के साथ ही मैन पावर की उपलब्धता का पूरा प्लान समय पर सुनिश्चित किए जाने के भी निर्देश दिए हैं। उन्होंने स्कूलों के बजाय अस्पतालों एवं उसके आसपास के क्षेत्रों में वैक्सीनेशन सेंटर स्थापित करने को कहा है। मुख्यमंत्री आवास में मंडल आयुक्त के साथ ही सभी जिलाधिकारियों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से कोविड-19 के बचाव से संबंधित व्यवस्थाओं की समीक्षा करते हुए मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र ने सचिव स्वास्थ्य को निर्देश दिए हैं कि प्रदेश में सरकारी एवं निजी लैब में प्रतिदिन के हो रहे टेस्टों एवं उनकी क्षमता आदि का पूरा विवरण उन्हें शीघ्र उपलब्ध करवाया जाए। आगामी 2021 में महाकुंभ को लेकर शासन और प्रशासन दोनों ने अपनी कमर कस ली है ताकि महाकुंभ में शामिल होने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का सामना ना करना पड़े। इसी के चलते मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि साफ तौर पर कहा है कि किस तरीके से मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने कहा है कि महाकुंभ की तैयारियों को लेकर बताया है कि कुंभ की तैयारियां जोरों पर चल रही है और कुंभ मेले के शुरू होने से पहले ही इन्हें पूरा किया जाएगा। उन्होंने कहा है कि मेले की तैयारियां समय पर पूरी करने के लिए तमाम अधिकारियों ने दिशा निर्देश भी जारी किए गए हैं। देखिए, कुंभ की जो हमने तैयारियां कर रहे हैं, कुंभ से पहले हमारी संपूर्ण कार्य संपन्न हो जाएंगे, सिवाय एक फ्लाईओवर जिसमें थोड़ा सा उसमें डिजाइन में चेंज किया गया है। अगर वो पहले वाला डिजाइन होता तो वो भी पूरा हो जाता, लेकिन वहां पर भी कोई इस तरह की बाधा नहीं होगी। कुंभ के लिए तमाम जो काम है वो समय पूर्व वो संपन्न हो जाएंगे। राजधानी देहरादून में स्मार्ट सिटी का काम बड़े ही जोरों पर किया जा रहा है। स्मार्ट सिटी के तहत मेयर सुनील उनियाल गामा ने चाइल्ड फ्रेंडली प्रोजेक्ट का भी शुभारंभ किया। इस मौके पर मेयर ने स्मार्ट सिटी के सीईओ आशीष श्रीवास्तव व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत का धन्यवाद करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत समय समय पर स्मार्ट सिटी के अधिकारियों के साथ बैठकर बैठक करते हैं। उसी का परिणाम है कि आज स्मार्ट सिटी का कार्य बड़ी ही तेजी के साथ आगे बढ़ रहा है। उन्होंने कहा है कि इस कार्य को अक्टूबर 2021 में पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है। उद्देश्य ये है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा चले और देहरादून जो कि स्कूल की सिटी है, बहुत सारे बच्चे हैं यहाँ पे, तो बच्चों के लिए बहुत सेफ बने। क्योंकि आज ये हो रहा है कि गाड़ियों की संख्या इतनी बढ़ने लगी है कि सब मम्मी पापा को लगता है कि बच्चों को मैं गाड़ी से छोड़ूं, इसलिए घर पास में तो भी कोई चल के नहीं जा रहा है। बट अपना ये एक उद्देश्य है ये प्रोग्राम का कि लोग बच्चे स्कूल में चल के आए, उनको एक अच्छा सा फुटपाथ मिले, सेफ रहे और मम्मी पापा को भी टेंशन नहीं। तो प्रोजेक्ट जो है मेनली चाइल्ड फ्रेंडली सिटी पे फोकस करता है। इसमें जब भी एक बच्चा अपने घर से स्कूल जाता है तथा स्कूल से घर आता है, तो इसमें हमारे 3 पैरामीटर्स पे हमने फोकस करा है: इजी, सेफ और फन। आप देख सकते हैं इसमें हमने तीनों चीज़ों का ख्याल रखा हुआ है। तो देहरादून स्मार्ट सिटी आउट ऑफ 100 सिटीज़ 12 सिटीज़ सेलेक्ट हुई थी सिटीज़ परियोजना में, तो देहरादून स्मार्ट सिटी भी एक सिटी है उसमें। तो इसमें फोकस यही है, ये हमने टैक्टिकल अर्बनिज्म एक्सरसाइज करी हुई है जिसमें कि एक प्रोटोटाइप बनाया हुआ है कि हम असल में क्या करेंगे। लोगों को हम दिखाना चाह रहे हैं कि हम असल में इस परियोजना के अंतर्गत क्या किया जाना है। तो इसमें ये 2 दिन का कार्यक्रम है टैक्टिकल अर्बनिज्म का। चाइल्ड फ्रेंडली के द्वारा, स्मार्ट सिटी के द्वारा ये कार्यक्रम हो रहा है। और देहरादून वैसे भी हमारा पूरे देश में देहरादून की अलग पहचान है। और स्मार्ट सिटी के जब से काम शुरू हुए हैं तो इसकी जो है, चाहे रैंकिंग सुधार में हो, चाहे स्मार्ट सिटी, हमारा 4थे चरण में इसका चयन हुआ था, लेकिन आज हम जो है इसके 13वें स्थान पे पहुंचे हैं। तो ये देहरादून के हमारे, चाहे इसके सीईओ आशीष श्रीवास्तव जी हों, मैं उनको भी बधाई देता हूं कि उनके मार्गदर्शन में भी बहुत अच्छा काम हो रहा है। माननीय त्रिवेंद्र सिंह रावत जी जो यहाँ के मुख्यमंत्री हैं,
उनका विशेष जो रहता है फोकस कि समय समय पर जो स्मार्ट सिटी के अधिकारीगणों के साथ बैठक करके राजधानी देहरादून में पिछले काफी समय से अशिक्षित लोगों को शिक्षित करने का अभियान जोरों पर चल रहा है। इस अभियान को लेकर जिलाधिकारी आशीष श्रीवास्तव ने बताया कि देहरादून में 25,000 लोग ऐसे पाए गए हैं जो पढ़े लिखे नहीं थे। इन लोगों में लगभग 13,000 लोगों को शिक्षित किया गया है, जबकि अन्य 12,000 लोगों को इस समय शिक्षित करने का कार्य चल रहा है। उन्होंने कहा है कि गणतंत्र दिवस तक इन लोगों को शिक्षित करने का प्रयास किया जा रहा है। देहरादून में शिक्षित करने का जो काम चल रहा है, लगभग 25,000 लोग ऐसे पाए गए थे जिनको शिक्षित किया जाना था, जिसमें से लगभग 13,000 लोग शिक्षित हो चुके हैं और बाकी जो है 12,000 लोगों को इस समय शिक्षण का कार्य चल रहा है, जिसको हमारा प्रयास है कि 26 जनवरी तक वो भी कंप्लीट कर दिया जाए। आगामी विधानसभा सत्र को लेकर विपक्ष ने अपना रुख आक्रामक बनाना शुरू कर दिया है। नेता प्रतिपक्ष इंदिरा हृदयेश का कहना है कि इस विधानसभा सत्र में विपक्ष के पास मुद्दे बहुत हैं, लेकिन सरकार ने समय कम रखा है, लिहाजा सत्र में उनकी पहली मांग समय बढ़ाने की होगी, क्योंकि जनहित के कई मुद्दों पर चर्चा की जानी है। इसके अलावा नेता प्रतिपक्ष ने कहा है कि आज किसान सड़कों पर हैं और जिन किसानों की फसल को सरकार ने खरीदा है उनका दाम तक नहीं दिया है। इसके अलावा बेरोजगारी को लेकर विधानसभा घेराव सहित शिक्षा के क्षेत्र में भारतीयों के नाम पर हो रहे उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अनियमितताओं को लेकर सदन पर कई सवाल उठाए जाएंगे। ऐसा है कि मुद्दे बहुत है, दिन कम रखे इन्होंने। तो पहली लड़ाई तो होगी सदन का सत्र बढ़ाओ, दूसरी लड़ाई होगी किसान, और किसान ने जो अपनी उपज बेची उसका पैसा नहीं मिल रहा है उसे, तो उसका पैसा तो दो। पहली बात है एमएसपी के आधार पर नहीं दे रहे हो, उसके बाद भी पैसा नहीं दे रहे हो, ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। उसी दिन हमारे युवक कांग्रेस और एनएसयूआई के बच्चे विधानसभा घेराव करेंगे बेरोजगारी को लेकर। तो बेरोजगारी का तो आलम है कि गैर सरकारी लोग हटाए तो हटाएं, सरकारी भी हटा रहे हैं। जैसे यहाँ जो केंद्र था, ये दवाओं का जो केंद्र था, उनसे तमाम बच्चे निकाल दिए गए और कहा इन्हें दोबारा रख लिया जाएगा, लेकिन दोबारा रखने के लिए प्राइवेट कंपनियां आएंगी, वो रखेंगी नहीं रखेंगे, मारे मारे घूम रहे हैं। तो सरकारी सेवाओं से भी छटनी हो रही है, प्राइवेट से तो मनमानी छटनी हो रही है। तो सरकारी से रोकने में कुछ नहीं कर पाए। प्राधिकरण विकास प्राधिकरण का मुद्दा तो कई बार उठ चुका है, समय इतना नहीं है, तो हमने अपनी प्रायोरिटी चुन रखी। ओपन यूनिवर्सिटी को लेकर रोज आ रही नहीं आ रहा है कि ये बेईमानी का अड्डा बन चुका है। इसमें जिस ढंग से नियुक्तियां हो रही, शर्म आ रही है। शिक्षा को तो कम से कम योग्यता के आधार पर चलने दो। तो ऐसे तमाम मुद्दे उठाए। पहाड़ी जनपद बागेश्वर में आगामी विधानसभा चुनावों को देखते हुए विपक्षी दलों ने कमर कसना शुरू कर दिया है। बागेश्वर और कपकोट के दोनों विधानसभाओं में विपक्ष की भूमिका निभा रही कांग्रेस के लिए आम आदमी पार्टी सरदर्द बनी हुई है। विपक्षी भूमि में दोनों ही दलों के प्रदेश स्तरीय नेतृत्व में बागेश्वर में डेरा जमाए हुए हैं। एनएसयूआई को मजबूत बनाने के उद्देश्य से बागेश्वर पहुंचे प्रदेश प्रभारी सतवीर चौधरी ने सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि इस राज्य में शिक्षा का ढांचा पूरी तरह से चरमराया हुआ है, लेकिन सरकार इसकी ओर कोई ध्यान नहीं दे रही। वहीं आम आदमी पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष बसंत कुमार भी अन्य दलों के असंतुष्ट कार्यकर्ताओं से मुलाकातें कर उन्हें आम आदमी पार्टी से जोड़ रहे हैं। उत्तराखंड में शिक्षा का ढांचा पूरी तरीके से गड़बड़ाया हुआ है। चाहे आप स्कूल शिक्षा की बात करें, चाहे कॉलेज शिक्षा की बात करें, सरकार की कोई नीति जो है स्पष्ट नहीं है। छात्र भ्रमित है कि उन्हें किस तरह से अपना भविष्य बनाना है। एक तरफ जो है सरकार कह रही है कि हम नया सत्र शुरू करने जा रहे हैं, दूसरी तरफ वो कह रही है अपनी रिपोर्ट लेके आए। तो छात्रों पे वैसे ही कोरोना काल में आर्थिक भार पड़ा हुआ है, वो अपने एक सेशन की फीस के बराबर जो अपनी जांच की रिपोर्ट कैसे उसका वहन करेंगे खर्चा। दूसरा जो है छात्रवृत्ति छात्रों के अटकी हुई है, पूरे सत्र की 2019-20 की छात्रवृत्ति अटकी हुई है। साथ में अनेक समस्याओं से छात्र जो है जूझ रहा है। इन्हीं सभी मांगों को लेके एनएसयूआई जो है पूरे उत्तराखंड में जन जागरण का अभियान चलाए हुए हैं। और यहाँ पर बहुत सारे लोग जो आम आदमी पार्टी की को ज्वाइन करना चाहते हैं,
उनकी ज्वाइनिंग के लिए ये जिले का कार्यक्रम है। आज बहुत सारे लोगों द्वारा कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी एवं अन्य राजनीतिक दलों को छोड़कर आम आदमी पार्टी में अपना विश्वास जताते हुए ये इसकी ज्वाइनिंग की जा रही है। इसके बाद हमारा ज्वाइनिंग कार्यक्रम होगा। तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि ये जो कार्यकर्ता सम्मेलन है, इस कार्यकर्ता सम्मेलन में बहुत ऊर्जा है और हम ये कार्यकर्ता सम्मेलन के माध्यम से गांव-गांव में आम आदमी पार्टी की विचारधारा को पहुंचाना चाहते हैं। धर्मनगरी हरिद्वार में प्रशासन द्वारा इन दिनों अतिक्रमण अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते छोटे लघु व्यापारियों को खासी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अतिक्रमण में इन लघु व्यापारियों की रेहड़ी पटरी की दुकानों को तोड़ा जा रहा है, जिसके चलते कई लोगों पर बेरोजगारी का संकट गहरा गया है। इसी मुद्दे को लेकर सिटी मजिस्ट्रेट कार्यालय पर सैकड़ों लघु व्यापारियों ने धरना प्रदर्शन किया और सिटी मजिस्ट्रेट को अपनी मांगों का ज्ञापन भी दिया, जिसमें सरकार से जल्द वेंडिंग जोन बनाए जाने की मांग थी। क्षेत्र के अंदर अतिक्रमण अभियान चल रहा है। हमारा मानना यह है कि भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री जी के निर्देशन में तमाम शहरी क्षेत्र के स्ट्रीट वेंडर को आत्मनिर्भर करने की बात की जा रही है और शहरी गरीबी मिशन के तहत तमाम रेहड़ी पटरी के स्ट्रीट वेंडर लघु व्यापारियों को वेंडिंग जोन के रूप में स्थापित किया जाना चाहिए। 15 वेंडिंग जोन हमारे प्रस्तावित हैं। उसके बाद अतिक्रमण अभियान चलना चाहिए। देखिए, देश का किसान आज सड़कों पर उतरा हुआ है। देश का किसान कह रहा है कि जो 3 कानून बनाए गए हैं उनको रद्द किया जाए, और हम कह रहे हैं जो रेहड़ी पटरी वालों के लिए कानून बनाया गया है 2016 का, वो राज्य में तेजी से क्रियान्वयन किया जाना चाहिए। कुंभ मेले के दृष्टिगत हमारे रोड़ी वेल वाला क्षेत्र के और अन्य क्षेत्रों के आप देखेंगे ठेली तोड़ दी गई, खोखे तोड़ दिए गए। ये कोई इंसाफ है? हम कहना चाहते हैं, अरे राज्य में कानून है, राज्य में एक्ट है, आप एक्ट को पढ़ो, आपको सारी जानकारी है। तो आज हम निवेदन करने के लिए आए हैं जिलाधिकारी महोदय से। जौनपुर विकास खंड में इन दिनों पहाड़ी दिवाली यानी पहाड़ी भगवाल त्योहार बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जा रहा है। इस त्योहार में सभी अपने घरों में पहाड़ी व्यंजनों के पकवान बनाते हैं और एक दूसरे को अपने घरों में बुलाकर उसे खिलाते हैं। गांव के युवा भगवाल के एक घास का करीब 200 मीटर लंबा रस्सा बनाते हैं, जिसमें एक तरफ महिलाएं और दूसरी तरफ गांव के पुरुष पहाड़ी नृत्य पर खींचते हैं। इस त्योहार को देखने के लिए भारी संख्या में देश के अन्य राज्यों से पर्यटक भी पहुंचते हैं और इस त्योहार का भरपूर आनंद लेते हैं। पर्यटकों का कहना है कि इस त्योहार में गांव के लोगों ने अपनी पहाड़ी संस्कृति को बखूबी दिखाया। उन्होंने कहा है कि ये एक अनोखा त्योहार है जिसे उन्होंने पहली बार देखा है। वहीं इस त्योहार को मनाने में ग्रामीणों के अलग अलग तर्क हैं। बहुत ही बढ़िया लगा। हम यहाँ आए थे, पता चला गांव में लोग दिवाली मना रहे, नया दिवाली, तो हम यहाँ पे आए। यहाँ बहुत अच्छा लगा। यहाँ का लेडीज एंड जेंट्स एंड बच्चे सब मिलके बहुत अच्छा डांस कर रहे हैं, रस्सी खींच रहे थे, वो देख करके बहुत ही अच्छा लगा। उत्तराखंड के विभिन्न जनपदों में, विभिन्न गाँव में पहाड़ी बगवाल का यह त्योहार चल रहा है, जिसको पहाड़ी दीपावली भी कहते हैं। और मैं कह सकता हूं कि उत्तराखंड के अंदर इस यमुना घाटी की एक अपनी सांस्कृतिक पहचान है, एक संस्कृति है, हमारी जीवन जीने की एक शैली है, हमारे अपने रीति रिवाज हैं, परंपराएं हैं, हमारी मेले हैं, थोलू हैं। उसी प्रकार ये पहाड़ी बगवाल है। ये एक तरह से हम जीवन को दर्शन देने की मान्यता है। दीपावली जो है, पहाड़ी दीपावली हमारे क्षेत्र में बड़े धूमधाम से बहुत पुराने समय से मनाई जाती है। और इसका एक कारण ये भी है कि जब श्री राम जी 14 वर्ष के बाद वनवास से वापस अपने क्षेत्र अयोध्या आए थे, तो पहाड़ के लोगों को 1 महीने बाद इस चीज़ की खबर मिली, तो इसी उपलक्ष्य में ये दिवाली मनाई जाती है। विश्व अल्पसंख्यक दिवस के अवसर पर सितारगंज कोतवाली में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक महोदय उधम सिंह नगर के पत्र के अनुपालन में प्रभारी निरीक्षण महोदय कोतवाली सितारगंज द्वारा थाना क्षेत्र के अल्पसंख्यक समुदाय के व्यक्तियों के साथ गोष्ठी आयोजित कर अल्पसंख्यक अधिकारियों के संबंध में अवगत कराया गया। सितारगंज थाने में हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी 18 दिसंबर को विश्व अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया, जिसमें क्षेत्र के सभी धर्मों के लोगों ने शिरकत की। साथ ही सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक को मिलने वाली योजनाओं के बारे में बताया गया। इन योजनाओं को लेने के बारे में भी जानकारी दी गई।
सभी हर वर्ष की तरह इस बार भी 18 दिसंबर को जो विश्व अल्पसंख्यक दिवस है वो यहाँ भी मनाया गया और सभी मजहब या धर्मों के नुमाइंदे यहाँ शामिल थे। मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी और क्रिश्चियन वगैरह सभी थे। और जो संविधान अनुच्छेद 25-30 तक उसमें जो अल्पसंख्यक अधिकारों को सुरक्षित संरक्षण दिया गया है उनके बारे में बताया गया। जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार की तरफ से अल्पसंख्यक चलाई गई हैं उनके बारे में बताया गया है और उनके जो कोई परेशानी है कुछ है उनके बारे में मालूमात किया गया है। उसी के बारे में ये जानकारी दी गई है और उसी रूप में आज ये अल्पसंख्यक दिवस मनाया गया। वहीं रुड़की सिविल लाइन कोतवाली में भी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस मनाया गया। इस दौरान सिगरेट कोतवाली के प्रभारी राजेश यादव ने बताया कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक आयोग बेहतर तरीके से कार्य कर रहा है। आज भी काफी ऐसे लोग हैं जिन्हें अल्पसंख्यक आयोग के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जिसके लिए आयोग लगातार समय समय पर प्रचार प्रसार करता है, जिसके बारे में लोगों को उनके अधिकार के बारे में जानकारी दी जाती है। इस दौरान अल्पसंख्यक दिवस के कार्यक्रम में पहुंचे अंतर्राष्ट्रीय शायर अफजल मलगोरी ने बताया कि केंद्र के लेकर प्रदेश सरकार तक अल्पसंख्यक के लिए तमाम तरह की योजनाएं चलाई जा रही हैं। भांति इस वर्ष भी अल्पसंख्यक अधिकार दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान में माननीय आयोग के द्वारा जो निर्देश प्राप्त हुए थे और जो कल्याणकारी योजनाएं सरकार द्वारा चलाई जा रही हैं, इसके अतिरिक्त जो अन्य उपलब्धियां हैं उनको समाज के मौजूद लोगों तक पहुंचाया गया, उनको उनके अधिकारों के बारे में जागरूक किया गया और अपील की गई कि देश के हित में सब मिलकर के कार्य करें और सरकार द्वारा जो योजनाएं बनाई गई हैं उनका लाभ उठाएं। जो अल्पसंख्यक आयोग और स्पेशली जो अल्पसंख्यकों के लिए कुछ योजनाएं सरकार की हैं, आम आदमी को उनकी जानकारी नहीं है। इस दिवस को मनाने का उद्देश्य यही है कि आम आदमी तक इन योजनाओं का लाभ पहुंचे, उन्हें जानकारी पहुंचे, उनके बच्चों को किस प्रकार से स्कॉलरशिप का प्रोविजन है या उनकी जो शिकायतें हैं किस तरीके से आयोग द्वारा प्रायोरिटी के तौर पर ली जाती हैं, उन सब के बारे में इनको अवगत कराया। दिनेशपुर में औषधि निरीक्षण व पुलिस की संयुक्त टीम ने एक परचून की दुकान पर छापा मारकर भारी मात्रा में नशे की कैप्सूल व प्रतिबंधित अन्य दवाइयां बरामद की। इस दौरान दुकान मालिक को गिरफ्तार कर एनडीपीएस एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया गया। इसके अलावा संयुक्त टीम के द्वारा दिनेशपुर क्षेत्र के अन्य कई मेडिकल स्टोरों में छापामारी की गई, जिसमें 2 मेडिकल स्टोरों को सील कर दिया गया। इस दौरान ड्रग इंस्पेक्टर सुधीर कुमार ने कहा कि दिनेशपुर क्षेत्र में काफी दिनों से शिकायतें मिल रही थी कि मेडिकल स्टोर के साथ साथ परचून की दुकानों में प्रतिबंधित दवाइयां नशे धड़ल्ले से बेची जा रही हैं, जिसको देखते हुए पूरे क्षेत्र में छापामारी अभियान चलाया जा रहा है। उनके आदेशों पर आज जो है दिनेशपुर क्षेत्र में जो है मेडिकल स्टोर जा रही थी। उसी दौरान किसी अज्ञात व्यक्ति ने नाम छुपाने के तर्ज पे बताया कि बंसल किराना मेडिकल स्टोर में जो है नशे की दवाइयाँ या कुछ दवाइयाँ बेची जाती हैं कैप्सूल टाइप की। तो उसके बाद हम यहाँ पर आए, हमने जांच करी तो हमें अंदर से कुछ कैप्सूल्स और कुछ टैबलेट्स मिली हैं, जो कि हमने फॉर्म 16 पर सीज कर दी हैं और इसमें जो है पुलिस द्वारा एनडीपीएस एक्ट लगाया जा रहा है और हमारे द्वारा ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स। मुखबिर की सूचना पर वन विभाग के अधिकारियों ने छापेमारी करते हुए नया गांव के बेगुलबंदी की ओर जाने वाली रोड पर बंद पड़े घर से 20 साल के नग और 2 सौगान के नग बरामद किए। प्रभागीय वन अधिकारी तराई पूर्वी, वन विभाग हल्दियानी और प्रभारी वन क्षेत्र अधिकारी अभिमन्यु के नेतृत्व में वन विभाग के साथ राजस्व पुलिस की संयुक्त टीम ने कार्यवाही को अंजाम दिया। हालांकि मौके पर कोई भी आरोपी नहीं पकड़ा गया। के थ्रू सूचना मिली कि एक बंद घर में नका गांव में एक बंद घर में अवैध प्रकाश का स्टोरेज किया गया है। उसके क्रम में हमने फिर राजस्व विभाग, पुलिस और वन विभाग और ग्राम प्रधान के साथ लेके इसमें हमने ताला तोड़ के सर्च वारंट के थ्रू हमने अवैध प्रकाश बरामद किया। 20 साल के नग है और 2 सागवान के नग बरामद हुए इसमें। कुंभ
मेले से पहले हरिद्वार स्थित निर्मल पंचायत अखाड़े के 2 दलों के संतों में संपत्ति को लेकर एक बार फिर विवाद खड़ा हो गया। पंजाब से आए हुए निर्मल बेख ने जुड़े संतों से निर्मल अखाड़े के अध्यक्ष महंत ज्ञानदेव सिंह पर अखाड़े की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने का आरोप लगाया है। उन्होंने प्रशासन से महंत ज्ञानदेव सिंह को अखाड़े के अध्यक्ष पद से हटाने की मांग के साथ साथ कुंभ मेला निधि से निर्मल अखाड़े को मिलने वाली ग्रांट रोकने की भी मांग की है। वहीं निर्मल पंचायत अखाड़े के कोठारी जसविंदर सिंह ने इन सभी आरोपों को नकार दिया है। बॉडी है जो इसकी रजिस्टर्ड बॉडी के रूल एंड रेगुलेशन होते हैं, उसको हमने फॉलो करते हुए इसकी बकायदा नोटिफिकेशन करके मीटिंग के बाद जो उसके ऊपर दोष लगे थे, क्रिमिनल दोष है सारे, कोई दूसरा दोष नहीं है, क्रिमिनल दोष है, ठीक है। डुप्लीकेट कागज बनाने के, रजिस्ट्री करने के, ये सब धारा लगी हुई है, ठीक है। दूसरे श्रीमंत हमने अपने बना दिए, पूरा बना दिया सब कुछ, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी अब आप भी समझते हो, जब इतना होने के बाद अगर कोई आदमी अपने पद पे बना हुआ है और सरकारी लेन देन कर रहा है, ले रहा है, उसके पीछे कोई ना कोई चीज तो रही होगी। हम उन्हीं लोगों को प्रार्थना करना चाहते हैं, इन लोगों की मदद ना करो। हमारी हाथ जोड़ के बेनती है प्रशासन से भी और उन लोगों से भी जो लोग उनको वहां बिठाए हुए हैं। इसलिए हमारी हाथ जोड़ के प्रार्थना है, जो सही हमारे श्रीमंत हैं, जिनको बेख ने बनाया है, पूरे समाज ने बनाया है, आप उनको वहां बैठने दो और इन लोगों के खिलाफ कार्रवाई करो। जनरल कमेटी है, निर्मल बेख है, उन्होंने श्री महंत रेशम सिंह जी को श्रीमंत बनाया है। जे अवैध कब्जा करके जहां बैठे हैं, वहां हमने धरना लगाया, तभी भी प्रशासन ने, किसी ने हमारी बात नहीं मानी कि जे गलत लोग वहां बैठे हुए हैं। 1993 में ज्ञानदेव को बनाया था और 2017 तक उन्होंने निर्मल पंचायती अखाड़े की एक गज जगह खरीदी नहीं, सबाए बेची है। अगर खरीदी हो तो हमें बता दें, एक गज जगह भी खरीदी हो। नासिक में बेच दिया, कुरुक्षेत्र में बेच दिया, हरिद्वार में बेच दिया। और हरिद्वार में आप जाके देखो, इब्राहिमपुर में हमारा डेरा था, वो डेरा बेच दिया। अब 2-3 महीने पहले इन्होंने 100 बीघा जमीन किसी को 20 साल के लीज पे दे दी। तो इसलिए हम आपको सभी को ये बताना चाहते हैं कि ये सबको गलत हो रहा है। तो ये आरोप लगा रहे हैं, ये जानबूझ करके अखाड़े की संपत्ति को खुर्द-बुर्द करने के लिए, निर्मल पंचायती अखाड़े के ऊपर गलत रूप से अवैध काबज होने के लिए, ये संपत्ति के चक्कर में सब जो लोग ये घूम रहे हैं। क्योंकि पहले इन लोगों ने निर्मल पंचायती अखाड़े की जो शाखा आयकड़ कलां थी, वहां पर कब्जा जमा लिया था। तो वहां से इनको जो है निकाला गया प्रशासन के द्वारा, अखाड़ा परिषद के द्वारा। फिर लोग जो है कुंभ आ रहा है, तो कुंभ में जो व्यवस्थाएं हैं, जो सरकारी व्यवस्थाएं हैं, जो अखाड़े की तरफ से व्यवस्थाएं हैं, वो सब सुचारू रूप से चल रही हैं। और प्रबंध जो है निर्मल पंचायती अखाड़ा जो कुंभ में जैसा करता है, वो उसकी पूरी तैयारियों में लगा हुआ है, पूरी व्यवस्थाएं हो रही है। और इन लोगों को जो है अच्छा नहीं लग रहा, वो जो है उसमें रुकावट डालना चाहते हैं। और लक्सर की आरती एवं सांसद प्रतिनिधि जितेंद्र चौधरी के भाई सुभाष चौधरी का 3 दिन बाद भी कोई सुराग नहीं लग पाया है। बताते चले कि सुभाष चौधरी बीती 14 दिसंबर को रुड़की से उस समय लापता हो गए थे जब वे रुड़की से कारोबार से अपनी पेमेंट 2 लाख की पेमेंट लेकर घर लौट रहे थे। पुलिस और एसओजी की आधा दर्जन टीमें लगातार मामले की छानबीन कर रही हैं। आज खानपुर विधायक कुंवर प्रणव ने भी लक्सर पहुंचकर लापता औरती के परिवार से मुलाकात की। हमारी जो है उसी दिन 14 तारीख की रात से ही लगी हुई है और तमाम अधिकारी हमारे ज़िले के हों चाहे वहाँ देहरादून से हों, सभी एसटीएफ, हमारी क्राइम ब्रांच, लक्सर कोतवाली, हमारी गंग नहर, सिविल लाइन, सारा पुलिस प्रशासन इस कदर लगा हुआ है। 10 से 12 टीमें इन लोगों ने बनाई हुई हैं अपनी। वे रात दिन सो का भी नहीं देख रहे, जो जिस कदर पुलिस प्रशासन हमारा सहयोग कर रहा है। तो अभी तक कुछ पता लगा सुभाष का? नहीं, अभी कोई पता नहीं लगा। अभी प्रशासन हमारी टीमें भी गई हुई है इधर उधर जहाँ भी है। तो बड़े दुख की बात है, हमारा खादर क्षेत्र का जो सिरमौर परिवार है, आदरणीय ताऊ जी हमारे स्वर्गीय राम सिंह जी, उनका अजात शत्रु परिवार है, किसी से शत्रुता उनकी नहीं है। और ऐसे में हमारे छोटे भाई का लापता हो जाना बहुत दुख का विषय है और बहुत से प्रश्न चिन्ह उठे हैं।
पूरा प्रशासन और पुलिस इसमें कोऑपरेट कर रहा है। हमारी शीर्ष स्तर पर वार्ता हुई है और हमारी सरकार भी इसमें पूरा सहयोग कर रही है और जहाँ तक उम्मीद है कि शीघ्र ही ईश्वर हमारी सुनेंगे। जहाँ तक संदेह है, हमें जहर खुरानी गिरोह पर संदेह जाता है क्योंकि आजकल कुंभ के पहले बड़ा सक्रिय हो जाता है ये गिरोह। वो वसूली करने के लिए गए थे तो मैं उनकी चपेट में ना हूँ। ईश्वर करे कि शीघ्र ही वो सही सलामत अपने घर पहुँचाए। प्रचंड ठंड और कोहरे ने हरिद्वार में भी हालात खराब कर रखे हैं। खासतौर हरिद्वार देहात, लक्सर, खानपुर आदि इलाकों में ठंड और कोहरे ने प्रकोप दिखाना शुरू कर दिया है। गरीब और मजलूम लोग अपना गुजारा करने के लिए कड़ाके की ठंड में भी काम करने को मजबूर हैं और ठंड और कोहरे की मार रेल के साथ साथ सड़क यातायात पर पड़ती दिखाई दे रही है। जहां कोहरे की वजह से ट्रेन लेट हो रही है, वहीं सड़कों पर सैकड़ों वाहन रात दिन को भी लाइट जलाने को मजबूर हो रहे हैं और वाहन दौड़ने के बजाय रेंग रेंग कर चलने पर मजबूर हो रहे हैं। उसके आसपास लगातार कोहरा और ठंड पड़ रही है और हालात इस कदर खराब हैं कि लोगों का घर से निकलना दूभर होगा। लेकिन जो मजदूरी पेशा वाले लोग हैं वो लगातार बेचारे इतनी ठंड में भी काम करने के लिए मजबूर हैं। और यहाँ कुछ पुलिसकर्मी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। पुलिसकर्मी हमारे बीच में हैं। आप ड्यूटी पर हैं कब से? इतने कोहरे में भी आप ड्यूटी कर रहे हैं, कैसा लग रहा है आपको? कोई अलाव की व्यवस्था प्रशासन तरफ से दी गई है? कोई व्यवस्था नहीं है। और कुछ दिन में बता दो आंटी, आप ड्यूटी कर रहे हैं यहाँ पे, मुझे लगती है आप जो भाई ये कहाँ तुमने खुद इंतजाम किया क्या? खुद इंतजाम किया है। और आपका नाम क्या है? राजेश कुमार। राजेश जी, जो अलाव क्या प्रशासन तरफ से नहीं होती है? प्रशासन की तरफ से नहीं हो पा रही, अपनी तरफ से किया है। अपनी तरफ से पॉपुलर की लकड़ी जो है इकट्ठा कर कहीं से और उसको यहाँ अपनी तरफ से किया है। तो यही हाल है पूरे क्षेत्र का। जो आप देख सकते हैं मेरे पीछे भी कितनी विजुअलिटी कम है। जो वाहन है वो भी कहीं ना कहीं लाइट जलाकर दिन में चल रहे हैं और अभी लगभग 12 बजे हैं, उसके बावजूद ये स्थिति है। तो ये लगातार ठंड पड़ रही है जिससे लोगों का हाल खराब हो रहा है। अभी देखने वाली बात है कि कब तक धूप निकलती है और लोगों को राहत मिल पाती है। जसवीर सिंह, जगह 24/7 न्यूज, लक्सर। आज की उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल इतना ही। बने रहिए 24/7 के साथ। नमस्कार।